डियर, पिछले दिनों में हम लोग बात की है डियर की सूर्य का जो संरचना है एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक में 3 लेयर और बाह्य में भी 3 लेयर, उस पर हम लोग काम कर रहे थे। तो आंतरिक वाले में एक कोना मैंने भाग आपका एक काट करके दिखा रहा हूं सन का। तो ये आपका बीच वाला जो होता है ये कोर होता है, ये रेडिएटिक जोन होता है, विकिरण मंडल, रेडिएटिक जोन। ये कन्वेंशनल जोन होता है, कन्वेंशनल जोन होता है, इसको संवहन मंडल कहते हैं, संवहन मंडल। इसको कहते हैं विकिरण मंडल, विकिरण मंडल। आपको पिछले क्लास में हमने इतना बताया है कि जो विकिरण मंडल से किरणें जो निकलती हैं, किरणें जो निकलती हैं डियर, चाहे वो गामा किरण हो अल्फा किरण हो, वह उसकी उत्पत्ति जो है रेडिएटिक जोन से होती और बाहर निकलती हैं। लेकिन जिनके अंदर ऊर्जा ज्यादा होती है वह दूर निकल जाती हैं, लेकिन जिनके अंदर ऊर्जा कम होती है वापस लौट आती है और लौट करके संवहन मंडल में सेल का निर्माण करती है, सेल बनाती है। अब जो सेल बनते हैं आपने पढ़ा होगा, उसको कहते हैं सोलर स्पॉट। और एक सोलर स्पॉट साइकिल जो होती है वह 11 वर्ष में बनती, 5.5 साल में अप, 5.5 साल में डाउन। और इनकी उत्पत्ति जो है 0 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होता है। एक मैंने और आपका सोलर इवेंट भी बताया है। सोलर इवेंट जो होता है 100 बार सोलर स्पॉट साइकिल का बनना, वो आपका सोलर इवेंट का लगता है। एक बात और है कि सोलर स्पॉट साइकिल जो है वो नीचे जो है ना डियर, उनकी साइज काफी बड़ी होती है और ऊपर जाने पर उनकी साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो जहां से कोई चीज उत्पन्न होता है तो वहां पर ऊर्जा ज्यादा होता है, उसकी साइज थोड़ा बड़ी हो जाती है। और ऊपर ज्यों-ज्यों जाते हैं उनकी साइज छोटी होती है, तो वहां पर ऊर्जा का लेवल या सेल का जो लेवल होता है वह छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री के पास सोलर स्पॉट मैक्सिमम होता है। यहाँ पर जो है सोलर स्पॉट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। और 40 डिग्री के पास सोलर स्पॉट मिनिमम होता है। सोलर स्पॉट ये आपका क्या होता है, मिनिमम होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और डियर, जो 3 बाहरी लेयर हैं, बाहरी लेयर, अब मान लीजिए सन है आपका। अब सन है तो ये पूरा जो लाल दिख रहा है, ये पूरा जो लाल दिख रहा है, इस लाल वाला जो भाग जो आपको दिखता है उसको कहते हैं फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। ये कहते हैं डियर प्रकाश मंडल। आंतरिक वाला तो हो गया। अब मेरे पेट के अंदर क्या है ये आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? तो जो बाहर से मैं दिख रहा हूं तो अब बाहरी भाग की बात मैं कर रहा हूं। अंदर वाला तो 3 हो गया, कोर, रेडिएटिक जोन, कन्वेंशनल जोन। अब बाहर की बात है तो बाहर में जो बाहर से देखेंगे तो सूर्य जो लाल रंग का दिखता है उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। उसको क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल, इंग्लिश में फोटोस्फीयर। ये आपका होता है प्रकाश मंडल। अब डियर मैं बात कर रहा हूं बाहरी आपका संरचना का। एक प्रकाश मंडल हो गया। अब प्रकाश मंडल के बाद जो है डियर, अब चूंकि लपटें निकलती, तो लपटें निकलती हैं तो ये जो किनारे किनारे जो है
ऐसे लपटें निकलती हैं, तो इसको बोलते हैं जो बाहर एक प्रकाश मंडल के बाद जो आउटर पड़ता है उसको आप कहते हैं क्रोमोस्फीयर। ये आपका होता है डियर क्रोमोस्फीयर। इसको रंग मंडल कहते हैं, इससे कलर डिसाइड होता है, रंग, या उसको वर्ड मंडल भी कह लीजिए। वर्ड, एक वर्ड वही वर्ड होता है वर्ड मंडल, ऐसे वर्ड मंडल। ये आपका क्रोमोस्फीयर। लेकिन एक बात जानिएगा, जो प्रकाश मंडल होता है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो क्रोमोमंडल होता है क्रोमोस्फीयर, इसका टेम्परेचर 32000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 32000। और यदि आपका ग्रहण लग गया तो ग्रहण के दौरान जो सबसे बाहरी परत दिखती है एक ग्रहण के दौरान, उसी को कहते हैं कोरोना। एक कोरोना बीमारी वाला नहीं, इसका नाम ही है कोरोना। तो जो कोरोना जो है ना, ग्रहण के दौरान ही दिखता है। ग्रहण नहीं लगेगा तो सूर्य का जो थर्ड लेयर है, जो बाहरी संरचना का सबसे आखिरी, वह दिखता नहीं, इसलिए वह ग्रहण के दौरान दिखता है। अब कोरोना वाला जो मंडल है उसका टेम्परेचर होता है डियर करीब करीब जो है 27 लाख डियर 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। एक बार डियर आपने पढ़ा होगा, लोग कहते हैं कि ग्रहण के दौरान नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। तो इसीलिए नहीं देखना चाहिए कि इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। अधिक टेम्परेचर पर अगर आप किसी पार्ट को देखते हैं तो आंख पर खतरा जाने का संभावना रहता है। तो यही वो कारण है कि ग्रहण के दौरान सूर्य को रंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। और ग्रहण के दौरान सूर्य का जो सबसे आखिरी लेयर होता है कोरोना, वो आपका उसी समय दिखता है। इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिक जो होते हैं, जहां भी ग्रहण लगता है और जिस लोकेशन से सबसे बेस्ट दिखता है, वहां पर दुनिया भर के वैज्ञानिक जो है क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और उस पर सूर्य के बारे में स्टडी करते हैं। आपने डियर एक 6 लेयर आपका उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोर मंडल, और कोर मंडल के अंदर हाइड्रोजन जो है वह हीलियम में कन्वर्ट होता है, प्लाज्मा प्रावस्था में होता है और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसका केंद्रीय प्रोड का। और रेडिएटिक जोन विकिरण मंडल, यहां से ही आपका किरण की उत्पत्ति होती है और वह किरणें अगर सूर्य के ऊपर से चली जाती हैं, ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और नीचे से अगर गुजर गई ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, नीचे है। और ये जो कन्वेंशनल जोन होता है, ये आंतरिक भाग का सबसे बाहरी परत है। इसका टेम्परेचर हम आपको बताए हैं करीब करीब ये आपका इस एरिया का हो जाता है 6000 के आसपास। लेकिन डियर इससे जो लपटें निकलती हैं उसमें कुछ का टेम्परेचर आपका 4000 से लेके 1500 तक होता है। जिसका 1500 होता है या थोड़ा कम होता है वो वापस लौट आती है। तो वापस लौट के आना जो है वो आपका सोलर स्पॉट कहलाता है। ये तो आंतरिक भाग हो गया, छोड़िए। अब धरती से सूर्य का जो भाग लाल सा दिखता है, वो अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वी से सूर्य का कौन सा भाग, जो भाग हम देखते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि धरती से जो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल का टेम्परेचर कितना होता है, 6000 केल्विन। इसके ऊपर एक लेयर है जिसको वर्ल्ड मंडल कहते हैं या क्रोमोस्फीयर कहते हैं।
तो क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर कितना होता है? 32,000 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन उससे भी ऊपर एक आपका लेयर होती है जो सूर्य ग्रहण के दौरान दिखती है, जिसको आप कहते हैं कोरोना। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें ग्रहण के दौरान सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। और क्या होता है मित्र, सूर्य के अंदर जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, यानी नाभिकीय संलयन। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब डियर आगे का कॉन्सेप्ट देखिएगा, A to Z देखते जाइए और सब यहीं पर फाइनल याद कर लीजिए। बस थोड़ा सा घर पर एक बार नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, ये नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको समय देंगे। ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री में रहता है, ऑलरेडी दिया रहता है। ये होता क्या है? संलयन और एक आपका होता है नाभिकीय करके विखंडन होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है मित्र, देखिएगा ध्यान से। संलयन में ये होता है कि दो हल्के नाभिक अति उच्च ताप पर संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और जबकि विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक पर मंद गति के न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। तो भारी नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में, समान द्रव्यमान के नाभिकों में क्या होता है? टूट जाता है। तो विखंडन माने टूटना और संलयन माने होता है मिलकर एक बड़ा बनना। तो हल्के हल्के नाभिक जो मिल करके बड़ा बनते हैं, लेकिन इसको आपका न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फिजन में होता है कि इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहिए इसको, इसलिए इसको तापनापकीय क्रिया भी कहते हैं। लेकिन इसको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, बस न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर देंगे तो वह तुरंत आपका ब्लास्ट हो जाता है। और दोनों अभिक्रियाओं में अपार मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। लेकिन पूछेगा सूर्य के अंदर सौर ऊर्जा का मुख्य कारण कौन सी अभिक्रिया है? आप नाभिकीय संलयन वाला ऑप्शन दीजिएगा। अब आपके मन में होगा कि अब हमें परसेंटेज बताइए। बहुत सारी किताबों में मित्र दिया रहता है 71, 29 ऐसे आंकड़े पढ़े होंगे, लूसेंट में भी पढ़े होंगे। लेकिन अब ये आंकड़े जरा और बदल के जरा देखिएगा। तो ये देखिए, हाइड्रोजन से सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का क्या होता है? हीलियम में संलयन होता है। अब आप जानिएगा 75% ये आपका होता है सूर्य के अंदर हाइड्रोजन, और 24% के आसपास ये होता है हीलियम। अब बाबू लोग 1% जो बच गया, इसमें आपका जैसे लोहा है, फिर आपका कार्बन है, फिर आपका और बहुत सारे जो है छोटी छोटी कोई भी मेटल्स ऐसे उसमें होते हैं। लेकिन दो ही मेन है, एक हाइड्रोजन और एक आपका हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन 75% और हीलियम 24%। ये आंकड़ा आप याद रखिएगा। इसके अलावा क्या क्या पूछता है तो जरा ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी का जो व्यास है ना, तो पृथ्वी के व्यास, आप व्यास जानते ही हैं। व्यास क्या होता है? कोई भी गोलीय भाग है तो व्यास जो है एक प्रकार की जीवा होती है। जीवा को अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होता है? तो वृत्त के परिध को दो बिंदुओं पर टच करने वाला जो लाइन होता है वही आपका जीवा या कॉर्ड होती है। एक बात याद रखिएगा, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा जो है वह व्यास कहलाती है। अब व्यास वह जीवा है जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। जैसे सर्किल है ना, सेंटर है, तो अगर ये देखिए सेंटर से गुजर गया ना तो यह व्यास हो जाएगा। और सेंटर से नहीं गुजरा ना
ये सब क्या हो जाएगा? जीवा। हालांकि ऐसा नहीं कि व्यास जीवा नहीं है, व्यास भी जीवा ही है, लेकिन आपका वह कोई भी जीवा व्यास तभी कहलाएगी जब वो लाइन आपका सेंटर से गुजरेगा। दो भागों में तो बाबू बांट ही देगा, छोटा बड़ा हो जाएगा डियर। हाँ, दो बराबर भागों में कह लीजिए तो वो आपका एकदम एग्जैक्ट सही हो जाएगा आपका। तो पृथ्वी के व्यास का याद रखिएगा, सूर्य का व्यास कितना है? पृथ्वी का जितना व्यास है उसका 109 गुना बड़ा है। सोचिए कितना गुना? 109 गुना बड़ा है। बोलिए, सूर्य का जो व्यास होता है वह पृथ्वी के व्यास का 109 गुना बड़ा है। लेकिन आप देखिए, ये द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान जानते हैं अंग्रेजी में क्या होता है? मास। और द्रव्यमान एक अदिश राशि। तो पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है ना, उसका पृथ्वी के द्रव्यमान का, अब आप कहेंगे सूर्य का द्रव्यमान कितना है सर? तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना आपका है डियर। सोचिए, आप कहेंगे सर डायमीटर तो 109 गुना है, मास कैसे इतना गुना हो जा रहा है? पहली बात की रेडियस कोई चीज का इतना बड़ा दिखता है, लेकिन अगर इसको पूरा बना देंगे गोले को तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो व्यास से आपका बस एक दिमाग में रखें बस। हालांकि डेंसिटी भी जो है ना, क्या लगता है जितना पृथ्वी का द्रव्यमान है, हमारे घनत्व है, उतना सूर्य का घनत्व है? नहीं, गलत है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का कई गुना ज्यादा है। तो घनत्व भी ज्यादा है उसका, तो डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन आप याद रखिएगा कि पृथ्वी के व्यास का 109 गुना ये आपका व्यास 13,90,000 किलोमीटर। तो आप एक काम करिए, पृथ्वी का व्यास कितना होगा? सोनम आप बता दीजिए। हाँ डियर, क्योंकि आप वही जानते हैं लगभग 6400 किलोमीटर उसका रेडियस होता है, तो उसका डबलेट कर लेंगे, 12,800 के आसपास आएगा। तो उसका 109 गुना मतलब 109 से सीधे कर दीजिए क्या गुणा, तो जितना भी बनेगा। अब आप देखिए, लेकिन और दूसरी बात याद रखिएगा कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना द्रव्यमान है किसका? सूर्य का। एक अगली चीज की हम तुलना करेंगे, गुरुत्व का ग्रेविटेशन। अब गुरुत्व में क्या होता है डियर? जैसे पृथ्वी है ना, कोई भी चीज को छोड़ेंगे तो नीचे जा रहा है ना। अब जितना गुरुत्व बल पृथ्वी पर लगता है उसका 28 गुना ज्यादा है। यानी ये सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना? 28 गुना है मित्र। कितना? 28 गुना। अगर आपको एक बात देखिए, अगर आपको लिखना पड़े ऐसे GS ग्रेविटेशन एट सन, ये आपका बाबू लोग ग्रेविटेशन एट अर्थ का 28 गुना ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे। अब आप यही संबंध आपका पृथ्वी का और चंद्रमा का करके हमें बता दीजिए, तब न जाने। इस पर बहुत सारा प्रश्न आपका बार बार आता है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट मून, ये आपका डियर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट अर्थ बटे 6, यानी यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का 6 गुना है। या चंद्रमा वाला कहेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। आप देखिए मैं रिलेशन लिखा हूं, यही वह कारण है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का कम होना वहां के पलायन वेग के मान को क्या कर देता है? कम। आप पलायन वेग का मान अगर कम हो जाएगा तो डियर वहां की जो गैसें हैं उनका
औसत उष्मीय वेग वहां उससे कम हो गया पलायन वेग। बस चंद्रमा के वायुमंडल की सारी गैसें चंद्रमा की कक्षा को छोड़ करके निकल गई, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं। अब पलायन वेग के लिए फार्मूला जो डिसाइड होता है v इक्वल टू क्या होता है, यही होता है ना, यही होता है डियर 2GRE। आपको बस ये करना होगा, 2 लगाना पड़ेगा और जिस प्लैनेट पर पलायन वेग निकाल रहे हैं उसका 2 चीज चाहिए, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन और रेडियस। बस आप निकाल लीजिए किसी प्लैनेट का। अब डियर यहां पर आ जाइए वापस, तो पृथ्वी पर जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 28 गुना गुरुत्वाकर्षण बल होता है कहां पर, सूर्य पर, सन पर। याद रखिएगा डेंसिटी की बात करेंगे घनत्व का, क्या डियर, घनत्व। तो पृथ्वी के घनत्व का क्या है, पृथ्वी के घनत्व का 20 गुना है, 20 गुना। कितना डियर, 20 गुना। पृथ्वी के घनत्व का क्या है, 20 गुना है। घनत्व किसका ज्यादा है, सूर्य का कि पृथ्वी का, सूर्य का घनत्व ज्यादा है। हाँ ग्रहों में बात करेंगे, अभी ग्रह में चलेंगे तो हम सब आपका एक एक करके करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ सन के बारे में स्पेशल स्टडी आपका चल रही है। तो घनत्व पृथ्वी के घनत्व का क्या है, 20 गुना है। और ये ऊर्जा कितना रेडिएट करता है, 10 के पावर 26 जूल। ऊर्जा देखिए, ऊर्जा 10 के पावर 26 जूल आपका प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा आपका। क्योंकि आपको पता है ऊर्जा का एक मात्रक जूल भी होता है, कार्य का भी मात्रक होता है, तो ऊर्जा का भी मात्रक होता है डियर जूल। तो डियर 10 के पावर 26 बहुत बड़ी राशि, 1 के बाद 26 जीरो लिखेंगे। इतना जूल आपका 1 सेकेंड में सूर्य अपनी ऊर्जा को उत्पन्न करता है। और डियर सूर्य का रोटेशन किधर होता है, अगर कभी रोटेशन पूछ ले पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो सही जवाब दीजिएगा सूर्य का रोटेशन, रोटेशन 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 लिखिएगा पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। सूर्य का रोटेशन क्या होता है डियर, पश्चिम से पूरब। और अंतिम पार्ट यदि पूछ लिया बहुत कि सूर्य के अंदर जो गैसें हैं वह किस प्रावस्था में है, तो आपका बताइएगा प्लाज्मा की प्रावस्था। किसमें, प्लाज्मा की प्रावस्था में। किस प्रावस्था में, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा बाबू कैसा होता है बताइए, फेविकोल, लेरी, डियर और डियर अब हाँ बहुत कुछ आपका डियर आगे बढ़ लिया जाए डियर। चलिए डियर ये सन वाला कॉन्सेप्ट पूरा डन हो गया। अब आप पढ़ेंगे अपना प्लैनेट। चलिए अब सभी देखिए प्लैनेट जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता ही आता है, हर परीक्षा में ग्रह से एक क्वेश्चन आना तय। और ध्यान से देखिएगा डियर, अब जरा देखिए ग्रह की क्या डेफिनेशन। मित्र ग्रह को कहते हैं प्लैनेट। प्लैनेट ग्रह क्या है, प्लैनेट। आप समझिए इसको ध्यान से। प्लैनेट, प्लैनेट के बारे में आप क्या जानते हैं, तो 4 चीज आप याद रखिएगा। ये 4 पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो प्लैनेट को आप डिफाइन कर लेंगे, बता लेंगे, समझा लेंगे, स्पष्ट कर लेंगे। 4 बातें। एक तो प्लैनेट का हीट होना चाहिए कि नहीं, तो प्लैनेट के पास अपना हीट नहीं होना चाहिए। अगर हीट हो गया और लाइट हो गई तो आपका तारा हो जाएगा।
और क्या लाइट होना चाहिए इसका अपना, तो प्लैनेट की लाइट नहीं, यानी प्लैनेट यानी ग्रह वो आकाशीय पिंड होता है जो जिसके पास न ऊष्मा होती है और न प्रकाश होता है। फिर क्या करता है, तारा कोई भी हो सकता है। मान लीजिए सूर्य को ले लें, तो सूर्य एक तारा है। अब सूर्य का अगर चक्कर लगाता है मित्र, तो वह प्लैनेट के लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। सूर्य का चक्कर लगाया तो यानी किसी भी तारे का चक्कर लगाने वाले किसी भी आकाशीय पिंड को आप ग्रह कह सकते हैं। वो अलग बात है कि आपका अपना तारा है सूर्य, जिसके आपका 8 ग्रह है जिनका आप अध्ययन करते हैं। दूसरा डियर, एक और अंतिम पॉइंट, ऑर्बिट को काटे न, ऑर्बिट को न काटे, यानी ये नहीं कि अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं, आप खुद क्या गए दूसरे के ऑर्बिट में, तो जब दूसरे के ऑर्बिट में फुटकेंगे तो आपका काट दिया जाएगा। इसलिए अपनी ऑर्बिट जो है आपको चेंज नहीं करना। तो अ प्लैनेट शुड नॉट कट ऑर्बिट ऑफ अनदर प्लैनेट, और डियर ऑलवेज आपका बी कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड द एनी स्टार। वो स्टार आपका सन भी हो सकता है, और आप जानते हैं कि आपके ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, असंख्य तारे हैं, सब कुछ पढ़ा है आपने। तो ये आपका ग्रह की डेफिनेशन बस यही होती। और डियर अगर आपका तारे की डेफिनेशन देना होगा तो इन दोनों को रिक्वायर्ड कर देंगे आपका कि हीट और लाइट उसकी है, तो वह क्या हो जाएगा, प्लैनेट। अरे प्लैनेट करें स्टार यानी तारा। अब चलिए आइए आपका ये देखिए फिगर देखिए आपका डियर। इस फिगर को आप भी अपना रफली बना लीजिएगा, और इतना बना हुआ जगह जगह पाएंगे आप। ये क्या है बाबू बताइए जरा, सन ये आपका क्या है, सन यानी सूर्य, ठीक है। आप डियर बढ़िया है ना। 75% क्या है बाबू, हाइड्रोजन। 24% क्या है, हीलियम। कौन सी क्रिया होती है इससे संलयन, किस प्रावस्था में गैसें होती हैं, प्लाज्मा प्रावस्था में। लेयर, वेरी गुड। आंतरिक संरचना में कितने लेयर होते हैं, 3। कौन कौन, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेंशनल जोन। और डियर बाय वाले में कौन कौन होता है, प्रकाश मंडल, वर्ल्ड मंडल और कोरोना। कोरोना एक ऐसा लेयर है जो सिर्फ ग्रहण के दौरान दिखता है। सोलर स्पॉट क्या है, तो सोलर स्पॉट साइकिल, तो जब आपका उससे विकिरण निकलती हैं और ऊर्जा कम होने के कारण लौट आती है, तो लौट आने को कहते हैं सोलर स्पॉट। तो एक बार अगर लहर उठेगी और जाएगी और लौट के आएगी, तो पूरा टाइम 11 साल लेता है। सोलर इवेंट क्या है, तो 100 बार सोलर स्पॉट साइकिल का बनना, वह एक आपका सोलर इवेंट के बराबर होता है। तो एक आपका सोलर इवेंट जो होता है 100 आपका सोलर स्पॉट साइकिल के बराबर होता है। और एक सोलर स्पॉट साइकिल 11 साल की है, तो 100 गुणे 1100 साल। और कोई दिक्कत, और डियर सूर्य से किस जोन से आपका किरणें निकलती हैं, तो विकिरण जोन से निकलती। अगर निकलकर धरती के ऊपर से क्रॉस की तो आपका ऑरोरा बोरियोलिस, अगर नीचे से क्रॉस की ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, और वह कहीं पृथ्वी के वायुमंडल में रगड़ करके बाबू अगर फट गई, आवाज आ गई, और उस आवाज को क्या नाम देते हैं, विस्लर। क्या देते हैं, विस्लर। अब ऐसा नहीं कि बादल रगड़ रहा है, गरज रहा है, बरसात हो रहा है, कह दीजिए विस्लर। वह आपका मेघ गर्जन, वह मेघ गर्जन है। मेघ गर्जन की जो घटना होती है वह सिर्फ क्षोभ मंडल में होती है, और जबकि कोई भी उल्का पिंड बाहर का एस्ट्रॉयड अगर आयन मंडल में ज्यों एंट्री करेगा
तुरंत आपका क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जल जाता है। इसलिए पृथ्वी पर लॉन्चिंग करने के लिए किसी भी सैटेलाइट को एक खास स्पेशल एंगल पर लॉन्च करना होता है, और लॉन्च करना बहुत कठिन काम होता है। उसको जब तक उसको लाने में आपका एक बहुत कला होती है, एक बहुत विशेष वैज्ञानिक तकनीकी की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि ला दिया ऐसे सीधे उतार दिया, नहीं, आपका थोड़ा सा अगर गलत एंगल होगा ब्लास्ट कर जाएगा। कितने एंगल पर कम ऊर्जा मिलेगी उतार लेंगे, वैज्ञानिक जानते हैं डियर, आप ही जान जाएंगे। एस्ट्रॉयड एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स कुछ दिन में सब कुछ जान जाएंगे। चलिए अब आ जाइए, ये आपको फिगर से कुछ लग रहा है, क्या नाम लिखूं मैं इसको, मरकरी। मरकरी को ही हिंदी में कहते हैं बुध। डियर दूसरा कौन सा है प्लैनेट, वीनस है, जिसको आप शुक्र कहते हैं। ये आपका वीनस ग्रह जिस पर मेहरबान रहता है ना, वो आदमी बहुत सुंदर होता है, स्मार्ट होता है। देखिए शुक्र ग्रह का जिस पर मेहरबानी हो गई, समझिए वो आदमी बहुत सुंदर होता है। डियर आपको पता है, आपका ग्रीस में एक देवता है, उन्हीं के नाम पर इसका पड़ा है वीनस। वीनस वो देवता बहुत स्मार्ट है डियर। और डियर और उनकी पूजा करने वाले लोग, इसलिए शुक्र ग्रह की पूजा करने वाले लोग बहुत सुंदर होते हैं डियर। हाँ, आप लोग में भी आपका जिसको आवश्यकता है सुंदर बनने का, तो पूजा करना शुरू कर दीजिए। और डियर तीसरा हम लोगों का है, हम लोगों का है क्या, पृथ्वी, यानी अर्थ, ERTH लिख देता हूं, अर्थ पूरा ये हो गया। अर्थ के बाद एक प्लैनेट और है, कौन सा, ये आपका है डियर मंगल, जिसको आप कहते हैं मार्स। मार्स यानी मंगल। आप जानते हैं 4 के बाद एक आपका डियर, एक आपको पता है बीच में बहुत सारे आपका एस्ट्रॉयड, आपका क्षुद्र ग्रह रहते हैं। जब टकराया था और फटा था वो पिंड, तो फटने से आपका बीच में एस्ट्रॉयड है। इसके बाद सबसे बड़ा आकार में जो है वह कौन है, जुपिटर। 8 ग्रहों में सबसे बड़ा। एक बात और समझिएगा, एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह या बीच में एक बाउंड्री का काम करता है, तो इसके अंदर का ये 4, इसी को कहते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह आपका इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में बाबू कौन कौन आता है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, ये आता है। अब बाहरी वाले में चलिए, ये आपका बृहस्पति के बाद आता है शनि। यस शनि समझिएगा, सैटर्न। उसके बाद है यूरेनस, और उसके बाद है कौन, नेपच्यून। क्या है, नेपच्यून। एक हम लोग छांट के हटा दिए, किसको, प्लूटो को। प्लूटो को हटाए ना, आप प्लूटो को अंग्रेजी में यम कहते हैं, अच्छा हिंदी में यम कहते हैं, अंग्रेजी में प्लूटो कहते हैं। आप ये प्लूटो को काहे हटाए, वो खुदुक के आ जा रहा था कहां, नेपच्यून की कक्षा। अब इसलिए इसको हटा दिया गया। अब हटा दिया गया तो उसी को कहते हैं पौना ग्रह, लेकिन उसको सबसे आखिरी बताएंगे वो है कहां अभी। लेकिन पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें ये देखिए एस्ट्रॉयड की बाउंड्री, एस्ट्रॉयड के इधर 4 ग्रह, आंतरिक ग्रह, एस्ट्रॉयड के इधर 4 ग्रह जो है वो बाह्य ग्रह। इसको बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लैनेट कहते हैं, आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट, इनर प्लैनेट। ग्रहों को पहले 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है इनर प्लैनेट, दूसरा होता है आउटर प्लैनेट। सीबीएसई बोर्ड में इसका एक ट्रिक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी
एजुकेटेड मदर, एजुकेटेड मदर, ठीक ना डियर। ये हो गया। जस्ट सीन अस नाइन प्लैनेट, जस्ट सीन एट, जस्ट सीन अस नाइन प्लैनेट। अब बापू ये उस समय बनाया गया जब हम गिना जा रहा प्लैनेट, जब वो गिना जा रहा था तब नाइन प्लैनेट, उस समय का ट्रिक बना है, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बना है। ये देखिए, माई माने होता है मरकरी, और बी से होता है वीनस, ई से होता है अर्थ, एम से होता है मार्स, जस्ट जे से होता है जुपिटर, एस से आपका सैटर्न, अस यू से आपका यूरेनस, और नाइन में एन से आपका नेपच्यून। तो ट्रिक तो ठीक है बनाया है सब, लेकिन अब आज की डेट में नाइन प्लैनेट नहीं, अपडेट कर देंगे तो ट्रिक वो गलत हो जाएगा। तो डियर, तो अब 9 के लिए आप सोच के ट्रिक बनाइएगा, उसको हम लिखेंगे डियर, यूट्यूब पर उसको बताएंगे, सानी ने बताया है। अब ये नया आपका प्लैनेट गलत हो गया था, अब 8 प्लैनेट है तो 8 के हिसाब से नया ट्रिक बना दिया। चलिए आपको एक काम देते हैं, कल सोच के आइएगा, पूछूंगा ये से आना चाहिए। अब डियर, तो आंतरिक ग्रह कौन है, बाह्य ग्रह कौन है, ये तो आप क्लियर कर लिया। बीच में जो क्षुद्र ग्रह की बाउंड्री, उसके उधर वाले सब बाह्य ग्रह कहलाते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इधर वाले 4 थे ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। अब एक एक करके आपको पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। पहला ये आपका कौन है, मरकरी। अब मरकरी के बारे में स्पेसिफिक पॉइंट लिखिएगा। देखिए, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट एंड हाईली स्पीड प्लैनेट विल बी नोन एज आपका मरकरी। मरकरी डियर याद रखिएगा, मरकरी पहली बार सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है कि नहीं। अब कभी कभी पूछ देता है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन, आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। अब उनके मन में होगा कि ये वीनस पाले है कि मंगल पाले, पाले शुक्र है कि पाले मंगल। आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। मंगल ग्रह की तुलना में पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वह कम, सूर्य की दूरी जो है वह कम। एक बात और समझिए, सबसे अधिक टेम्परेचर किसका है, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द डियर, हॉटेस्ट प्लैनेट। तो डियर आप बुध को नहीं बताएंगे बाबू, किसको बताएंगे, वीनस, शुक्र। अब इसका रीजन हम आपको समझाएंगे, बिना समझाए थोड़ी रटाएंगे। सबसे पहले हम मरकरी के बारे में, बुध के बारे में 3 बात बताएं। नियरेस्ट प्लैनेट वो तो देख ही रहे हैं, सबसे नजदीक, और ये भी देख रहे हैं कि 88 दिन में यह एक चक्कर सूर्य का करता है। अब 88 से कम दिन में कोई कर रहा तो बताइए। तो जब 88 से कम दिन में कोई नहीं कर रहा है तो हाईली स्पीड हो जाएगा नहीं, इसका क्या हो जाएगा, हाईली स्पीड। यानी सबसे हाई स्पीड अगर किसी प्लैनेट की है तो वह आपका बुध का या मरकरी जो भी कह लीजिए, और सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है ये है। अब चक्कर इस बात का फंसता है कि काहे गरम नहीं है, गरम के लिए आपका हाई हो गया, आग के पास सबसे नजदीक ए रहता है। आग के पास वीनस की तुलना में कम दूरी इसकी है ना डियर, तो ये आपका क्यों ठंडा रहता है। तो एक बात जानिएगा, इसके पास अपना वायुमंडल है ही। मरकरी
नॉट कंटेन देयर आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेचारे का है या नहीं। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या फायदा क्या नुकसान। अब सुनिए, जब सूर्य की किरणें पड़ती तो आपका एक दिन में इसका टेम्परेचर चला जाता है 480 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए, दिन में टेम्परेचर चले जाएंगे, वहां रहेंगे, दिन में इसका। और डियर एक बात और पूछता है, कभी कभी पूछता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर की फ्लेक्सिबिलिटी किस प्लैनेट पर देखी जाती है। सबसे ज्यादा तापमान का उतार चढ़ाव किस ग्रह पर देखने को मिलता है। अब सुनिए, अभी कैसे पता। दिन में इसका टेम्परेचर होता है 480, हीट हो जाता है। अब वायुमंडल अगर रहता तो आपका टेम्परेचर को गर्म हो जाता, तो टेम्परेचर को जल्दी भाग के निकलने नहीं देता। लेकिन रात होती है, इसका टेम्परेचर गिर करके -120 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। यानी रात में ठंडी से मर जाएंगे और दिन में गर्मी से मर जाएंगे। दिन में टेम्परेचर 480 और रात में टेम्परेचर -120। कोई हमें बता दे टेम्परेचर का फ्लेक्सिबल कितना हो रहा है, कितना डिग्री। नीतू यादव बताइए। टेम्परेचर का फ्लेक्सिबल 480 -120 नहीं, एक फ्लेक्सिबल देखेंगे तो आपका एक पहुंच जाएगा 480, तो यही है 120 और जोड़ दीजिए तो आपका डिग्री कितना हो जाएगा 600 डिग्री का टेम्परेचर डाइवर्जन होता है। सोचिए आप कड़ी, अब क्यों होता है इस बात को हमने आपको बताया कि यहाँ पर इसका एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर रहता तो इतना तेजी से तापमान का जो गिरावट होती है वो नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, अब ग्रीन हाउस प्रभाव में आपने पढ़ाई है कि जो गैसें हैं वह सूर्य से जो आपका इंफ्रारेड और रक्त विकिरण होती हैं उसको वह सोख लेती और वायुमंडल में फैलने नहीं देती। तो फैलने नहीं देती, जिससे धरातल का तापमान बढ़ जाता है, और धरातल का तापमान बढ़ना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो क्या मित्रों, ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना ये बुध पर पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपका यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है 480, लेकिन उसकी तुलना में रात में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो जिस एरिया में रात होगी वहां पर माइनस हो जाएगा, जिस एरिया में प्लस होगा क्योंकि वो तो घूम ही रहा है, तो जिस आधा भाग पर रोशनी पड़ेगी तो वहां टेम्परेचर आपका 480 पहुंच जाता है। तो आप टेम्परेचर का फ्लेक्सिबल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किस ग्रह पर पाया जाता है? तो लिखिएगा बुध पर, और दिन में कितना 480 और रात में कितना -120। जबकि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धस्थल है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्धस्थल है सियाचिन ग्लेशियर। वहां पर जाड़े के दिन में -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। डियर, -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। वहां टमाटर से अगर कोई मार देगा तो सर फट जाएगा। समझिए -55 पर टमाटर कितना कड़ा हो जाएगा। तो डियर, ये क्यों होता है? लो टेम्परेचर के कारण। तो डियर, अब आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक्स, जय हिंद।